सो हाय गाइस, मैं हूं धीरज एंड स्वागत करता हूं आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग सीबीएसई क्लास 10 जियोग्राफी का जो चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसका फाइनल पार्ट कवर करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर अभी प्रेजेंट जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना, हम उन सबसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट्स को समझेंगे। उस इन्फॉर्मेशन के अंदर हम लोग देखेंगे कि उस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को बनाने में हम वर्ल्ड लेवल पे किस पोजीशन पे स्टैंड करते हैं, एंड वो बेसिस पे होगा हम उसे कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड कितना हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं। उसी के साथ जो उसमें रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड है वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, हम उन्हें कहाँ से लेके आते हैं, एंड वो कैसे एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, हम उस चीज़ को भी समझेंगे। एंड उसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है वो किन किन इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोर्ट होता है, एंड अगर वो रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं है तो हम उसे कहाँ से इम्पोर्ट करते हैं। एंड इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है उसके क्या क्या यूजेस हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है एंड मैं ट्राई करूँगा कि इस वीडियो को छोटा बना सकूँ। प्लीज़ कोई भी पार्ट स्किप मत करना, बिकॉज जानते हो कि मुझे आउट ऑफ द टॉपिक जाने की कितनी आदत है। बट ये जो आउट ऑफ द टॉपिक या फिर ये जो आदत है, ये बहुत ही ज़्यादा काम में आती है हम सभी के, बिकॉज इसमें ही ना मैं कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे फैक्ट्स बता देता हूँ जो हम लोग अगर कभी भूल जाए, आंसर भूल जाए एग्ज़ाम के अंदर, तो हम वो फैक्ट्स को लिख सकते हैं। ठीक है, पढ़ने में ना मज़ा आना चाहिए। हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उससे सिर्फ नॉर्मली पढ़ना एंड समझना नहीं है, तो हम लोग आंसर नहीं लिख पाएंगे। हमें आंसर लिखने के लिए उस चीज़ को समझना है, रियलाइज़ करना है, उससे हमारी फीलिंग्स को अटैच करना है, तभी हम लोग वो आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट कर देते हैं एंड स्टार्ट करते हैं हम लोग जूट टेक्सटाइल से। जूट टेक्सटाइल्स इंडिया के लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्राउड वाला टेक्सटाइल पार्ट है, बिकॉज इसके अंदर हम लोग वर्ल्ड लेवल पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड सेकंड पोजीशन पे हैं हम लोग एज अ गुड एक्सपोर्टर, जस्ट आफ्टर द बांग्लादेश गुड्स का एक्सपोर्टर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बांग्लादेश जो है वो एक अलग देश है एंड वेस्ट बंगाल जो है वो हमारे पास है। तो पार्टीशन जो कि हुआ था 1947 में, उसमें क्या हुआ था कि भाई जो 3/4 जो प्रोड्यूसिंग एरिया है ना, यानी कि जिसमें जूट प्रोड्यूस हो रहा है, वो चला गया था बांग्लादेश की तरफ एंड हमारे पास रह गई थी मिल्स। तो दैट्स ऑल, पर फिर भी हमको इतना इफेक्ट नहीं पड़ा एंड हमने इससे उभर के आ गए। तो जो फर्स्ट जूट मिल थी ना, वो सेटअप हुई थी कोलकाता में इन 1855 एट रिश्रा। ओके, याद रख लो, इतना भी कुछ हार्ड नहीं है, वैसे भी एक ही डेट है। तो अब जो है ना, जितने भी बेसिकली मिल्स हैं वेस्ट बंगाल में, वो बेसिकली हुगई बेसिन या फिर हुगई एक रिवर है, वहाँ पे होते हैं। अब पूछोगे कि भाई वहाँ पे ही क्यों होते हैं, ऐसा क्या वहाँ स्पेशल है? मैं बताता हूँ कि जो जूट प्लांट है ना, उसको ग्रो करने के लिए या फिर उसका जो मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। एंड एज मैंने कि कहा कि हुगई जो है वो एक रिवर है, बेसिन है, तो वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा मतलब कि वो इनएक्सपेंसिव वाटर है। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं या फिर यहाँ पे कुछ वो वैसी वजह हैं जिसकी वजह से हुगई बेसिन में ही ज़्यादा से ज़्यादा जूट की मिल्स हैं। वो ये हैं कि प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया। सीधी सी बात है कि वहीं पे जो है जूट प्रोड्यूसिंग एरिया होता है। कोई भी इंडस्ट्री या फिर किसी भी इंडस्ट्री का जो ओनर है, वो यही सबसे पहले उसके माइंड में लेके आएगा कि भाई जो हमारा खर्चा है वो कम से कम हो सके, ताकि हम लोग प्रॉफिट ज़्यादा कर सकें। तो इसीलिए एंड अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा जो खर्चा आता है ना, वो आता है ट्रांसपोर्टेशन में। तो ट्रांसपोर्टेशन को वो रिड्यूस करने के लिए कोई ऐसी जगह देखता है जो इसके रॉ मटेरियल्स को वो आसानी से पहुंच सके। एंड हुगई बेसिन जो है ना, उसी के पास में एक सिटी भी है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ मिल जाती है जो उसे सिटीज़ में मिलनी चाहिए। जैसे कि चलो आओ डिटेल में पढ़ लेते हैं। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, जैसा मैंने बताया, सपोर्टेड बाय गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रोडवेज एंड वाटरवेज। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्रांसपोर्ट है, एज रोडवेज का भी, बाय रेल भी एंड वाटरवेज के थ्रू भी, टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द मिल्स। ठीक है, इसके बाद एबुंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट। इसको हम लोग प्रोसेसिंग रॉ जूट कहते हैं, मतलब जूट का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको। ठीक है, और यहाँ पे जो लेबर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा चीप होती है वेस्ट बंगाल में। एंड कभी अगर लेबर की कमी भी हो जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो जाते हैं भाई बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कोलकाता। ठीक है, अब ये जो है ना, ये लेबर के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा अर्बन सेंटर्स भी हैं, तो ये प्रोवाइड करते हैं बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटीज़ फॉर एक्सपोर्ट ऑफ द जूट गुड्स। तो बस, बट क्या हो जाता है ना कि हम लोग अभी भी फुल पोटेंशियल नहीं दे पा रहे हैं
एंड हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है उस पोजीशन पे स्टैंड करना, क्योंकि जानते हो कि फर्स्ट पोजीशन कितना ज़्यादा हार्ड होता है। ये भाई उसके ऊपर स्टैंड करना कि कोई भी आके हमें नीचे गिरा सकता है, एंड सब लोग यही चाहते हैं कि भाई उसको नीचे लाना है, हमें फर्स्ट पे आना है, हम चाहते हैं फर्स्ट पे आना। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हार्ड है, चाहे कोई भी वो इंटरनेशनल मार्केट हो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हार्ड है। चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडस्ट्री इंक्लूड स्टिफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम सिंथेटिक सबटाइटल्स एंड फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर्स। हमारे अलग अलग और कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं? वो है बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड। ये भी झूठ के बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं। देखो नोट्स जानते हो, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, इन नोट्स में किसी गूगल सर्च, किसी ट्रांसलेटर, किसी की ज़रूरत नहीं होती, ना किसी डिक्शनरी की। इसके अंदर मैंने सारे मीनिंग लिख रखे हैं। अगर बाय सेल्फ इसे पढ़ने की ट्राई करोगे तो 2 या 3 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो 2 या 3 घंटे से तो अच्छा है कि भाई आधे घंटे में पढ़ रहे हो, एक फ्रेंड समझा रहा है, फ्रेंड कह दो या भाई कह दो, भाई समझा रहा है अपना, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इंटरनल डिमांड जो है ना हमारी कंट्री के अंदर, वो भी बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली थी कि हमें प्लास्टिक को बॉयकॉट करना है, एंड जूट की जो पैकेजिंग है उसे मोस्टली जगह पे हमें यूज़ करना है। बट इंडिया का क्या करें, इंडिया का मतलब कुछ नहीं कर सकते, बट इंडिया के जो लोग हैं उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि भाई जूट की जो पैकेजिंग यूज़ है, जूट की जो थैलियाँ हैं, बैग्स हैं, उनका यूज़ करने में कहाँ दिक्कत आ रहा है। प्लास्टिक से तो ज़्यादा जूट जो है वो डुएबल है। तो फिर भी हम लोग प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। बट फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जूट को बहुत ही ज़्यादा मेजॉरिटी एंड प्रायोरिटी देते हैं। उसकी वजह से जो जूट की जो मिल्स हैं उन्हें एक नई आशा की किरण दिखती है कि नहीं भाई हम डूबे नहीं हैं, हमारा जो संसार है वो ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी हमारे लिए एक आशा बची हुई है। अब ये जो प्रोडक्ट हैं ये किन किन इंटरनेशनल मार्केट्स में जाते हैं? ये जाते हैं यूएसए में, कनाडा में। अब गन्ना कहाँ का जगह है भाई? गन्ना कोई हमारा शुगर केन है क्या? नहीं, गन्ना जो है वो एक अफ्रीका में एक जगह है, ठीक है। फिर सऊदी अरेबिया, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, इन सारी जगह पे। तो अब क्या होता है कि द growing global concern for environment friendly biodegradable material has once again opened the opportunity for jute products। जैसा कि अभी जानते हो कि मोस्टली जितने भी लोग हैं ना वर्ल्ड में, वो बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को सपोर्ट करने लगे, एंड उसकी वजह से जूट मिल्स वालों को भी एक मतलब हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि नहीं भाई हमें इसी को कंटिन्यू रखना चाहिए, इसमें प्रॉफिट है। फिर आ जाते हैं हम लोग शुगर इंडस्ट्री पे। ओके, शुगर इंडस्ट्री पे आ जाते हैं। तो शुगर इंडस्ट्री में हम लोग, इंडिया जो है वो स्टैंड एज अ सेकेंड पोजीशन पे स्टैंड करता है एज अ प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। बट जो है ना वो ऑक्यूपाई करता है फर्स्ट प्लेस एज नॉट द शुगर बट द गुड़ एंड खनसरी। खनसरी क्या है? खनसरी टेम्पल्स में देखा होगा, शुगर के जैसा होता है बट थोड़ा सा बड़ा होता है साइज़ में, ठीक है। तो उसमें हम लोग फर्स्ट पोजीशन पे हैं। यहाँ पे एक लाइन है कि मटेरियल यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री इज बुल्की एंड ह्यूक, इट्स सुरकोस कंटेंट रिड्यूसेस। शायद ये समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैंने यहाँ लिख रखा है कि वाइल ट्रांसपोर्टिंग द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ रॉ मटेरियल इट्स सुरकोस कंटेंट रिड्यूसेस। क्या होता है कि शुगर बनाने के लिए हमें शुगर केन को जो है ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। उसकी ट्रांसपोर्टिंग में उसके अंदर जो सुरकोस लेवल है, यानी कि जिससे हमको मीठा मीठा सा टेस्ट आता है, वो जो है वो कम हो जाता है। एंड उसी की वजह से ना हमारे जो शुगर है उसकी क्वालिटी भी डिक्रीज हो जाती है। तो उस सुरकोस कंटेंट से बचने के लिए या फिर उसकी कमी से बचने के लिए क्या करते हैं कि मिल्स जो है ना वो लोकेट करते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। बट जो 60% जो मिल्स हैं वो उत्तर प्रदेश एंड बिहार में हैं। पर पता है कि क्या अभी ट्रेंड चल रहा है? अभी ट्रेंड ये चल रहा है कि जितनी भी शुगर मिल्स है ना वो ऐसा चाहते हैं कि उन्हें साउथर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में मज़ा आ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे महाराष्ट्र है वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जो केन प्रोड्यूस होता है ना उसके अंदर हाईएस्ट सुरकस लेवल होता है। सुरकस लेवल का मतलब है कि वो ज़्यादा मीठे होते हैं वहाँ के गन्ने, ठीक है। देखा होगा कि बाहर जहीं पे जाते हो तो वो कहते हैं मुंबई के गन्ने हैं, हमारे यूपी के गन्ने हैं, बिहार का गन्ना है, ठीक है। तो ऐसा मतलब मीठा मीठा सा उनका टेस्ट आता है, इसीलिए वो लोग उसके पास में एक टैग लगा देते हैं कि भाई ये इतने अच्छे स्टेट से आया हुआ है। तो ऐसे महाराष्ट्र में बहुत अच्छा इनका ट्रेंड चल रहा है कि भाई शुगर मिल खोलनी है तो जाके महाराष्ट्र में खोल लो। एंड ये बात सच भी है, जिन्होंने भी अभी तक शुगर मिल महाराष्ट्र में खोली वो ज़्यादा सक्सेसफुल है एज इन द अदर स्टेट कंपेरिजन टू। तो अब क्या होता है कि शुगर मिल जो है ना उनको बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। सबसे पहला और बड़ा चैलेंज ये है उसका जो है ना सीजनल नेचर इंडस्ट्री का। वो ये है कि शुगर केन को जो है 6 मंथ्स लगते हैं कम्प्लीटली ग्रो होने में। एंड
एंड अराउंड देख ले तो हमें उसको 1 महीना लग जाता है ट्रांसपोर्टिंग मील एंड स्टोरेज में कम्प्लीटली वहाँ तक पहुँचने में, तो 7 मंथ्स लग जाते हैं। अगर हम लोग देखें तो अगर कोई फार्मर है जो शुगर केन को प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो 6 महीने के बाद ऐसा नहीं कि वो वापस शुगर केन प्रोड्यूस कर लेगा, बिकॉज शुगर केन को जो न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड थे वो उसने सॉइल में से पहले से ही ले लिए। तो अब अगर वो वापस शुगर केन को जो है प्रोड्यूस करेगा या फिर बोएगा, प्लांट करेगा, तो फिर वो इतने ज़्यादा मीठे नहीं होंगे, उनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, एंड उनको कोई लेगा भी नहीं, एंड टाइम भी वेस्ट होगा। तो इसीलिए ना ये एक सीजनल इंडस्ट्री है। और क्या होता है कि हम अभी भी इसके अंदर पुराने तरीक़ों का यूज़ कर रहे हैं, पुरानी जो मशीन्स हैं उनका। और तीसरा जो वजह है वो ये है कि जो शुगर केन है उसका जूस निकाल लेने के बाद जो मटेरियल बचता है ना, उसे बेगस कहते हैं। एंड जो वो बेगस है वो गाय और भैंसे जितने भी कैटल्स है वो लोग खा तो लेते हैं, बट कितना खा लेंगे, बिकॉज वो जो बेगस है वो बहुत ज़्यादा होता है क्वांटिटी में। तो उसको ठिकाने लगाने का भी हमारे पास कोई ऐसा तरीका होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में। ये वो इंडस्ट्रीज होती है जो मेटल्स को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करती है, जिसमें सबसे बड़ी, सबसे फेमस एंड सबसे ज़्यादा रिच इंडस्ट्री आ जाती है हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। और एक ही नाम चलता है हमारे इंडिया में जो कि है टाटा आयरन एंड स्टील। वो एक पहचान बन चुका है, एक आइडेंटिटी बन चुका है सभी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए। इनके जो ओनर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, ऐसे के हम लोग जानते हैं। बट क्यों? ये इसलिए क्योंकि ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ये हर एक इंडस्ट्री का बेसिक होता है, ये हर एक इंडस्ट्री की नींव होती है। बिकॉज अगर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चर में मोस्टली जो चीज़ें हैं वो मशीनरी होती हैं, एंड मशीनरी बनती है स्टील से। तो किसका रिक्वायरमेंट? स्टील का। एंड अगर आप स्टील ही बना रहे हो तो मतलब जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है ना इंडिया में, वो सारी आपके ऊपर बेस्ड हैं कि भाई जब तक आप स्टील नहीं बनाओगे तब तक हम हमारी मशीनरी नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए तो इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। एंड ना सिर्फ इंडिया के अंदर, हम लोग जो है ना स्टील को बाहर बहुत ज़्यादा जो है हम लोग उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। चलो आओ हम लोग देखते हैं अब स्टील का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ये इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड अ वेराइटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स के लिए भी यूज़ होता है। कंज्यूमर यानी कि जैसे हम लोग हैं, जैसे हमारे घर पे स्टील के बर्तन होते हैं, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। अब जो प्रोडक्शन एंड कंजप्शन है ना स्टील का, ऑफ्टन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ द कंट्रीज डेवलपमेंट। मतलब जितना भी इसका प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब जैसे कंट्री है वो कुछ इतना प्रोडक्शन कर रही है एंड उसको वो उतना ही वो कंज्यूम कर रही है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ यार ये कंट्री तो बहुत अच्छी रिच है, ठीक है। चलो मैं ग्राफ दिखाता हूँ जो कंपेयर करता है इंडिया को बाय चाइना से। ये देखो इस ग्राफ के अंदर कितना बड़ा कंपैरिजन है। ये चाइना का ग्राफ है। चाइना जो है ना इतना उसको प्रोड्यूस कर रहा है एंड कंज्यूम कर रहा है, तो हम लोग सोच सकते हैं कि भाई वो कितनी डेवलप कंट्री है, बिकॉज उसके अंदर हाई लेवल ऑफ मशीनरी है, जस्ट बिकॉज कि वो उतना स्टील को कंज्यूम कर रहा है। बट हम इसके कहीं आसपास भी नहीं भटकते, कितना मतलब नीचे हैं हम। तो ये हमारा डेवलपमेंट इंडेक्स दिखा देता है कंट्री का। यहाँ जाते हैं। आयरन एंड स्टील जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा हैवी इंडस्ट्री है, समझ सकते हो ना यार कि आयरन और स्टील में कितना जो भी रॉ मटेरियल है वो कितना ज़्यादा होता है। ये इस बात से समझ लो कि जैसे हम लोग एल्यूमिनियम में आते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि अगर 4 से 6 टन का जो एल्यूमिनियम का जो रॉ मटेरियल है वो अगर होता है ना, तो 2 टन का एल्यूमिनिया बनता है, जो एल्यूमिनियम का प्रीवियस फॉर्म होता है। एंड फिर उसके बाद 1 टन एल्यूमिनियम बनता है, यानी कि 1/6 जो है ना वो उसका वेस्ट हो जाता है। तो इतना समझ लो, इतना ये भारी इंडस्ट्री। भारी इंडस्ट्री का ये मतलब नहीं है कि भाई उसको उठा के देखा तो हाँ भाई ये तो सच में भारी है, ऐसा नहीं। उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ होते हैं वो कंज्यूम, वो हमको मिलते तो बहुत कम है बट लाने बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। अब ये जो स्टील का जो मैन्युफैक्चरिंग है इसमें कुछ मटेरियल्स का यूज़ होता है, जैसे कि आयरन ओर, वो है ना रेशो में है। आयरन ओर जो है उसका 4th पार्ट है, कोल का 2nd पार्ट है, एंड लाइमस्टोन का 1st पार्ट है। कुछ कई बार कैसा क्या होता है कि कुछ स्टील्स में मैग्नीज को भी डालते हैं ताकि वो जो स्टील है वो हार्ड हो सके। ये कंस्ट्रक्शन स्टील जो होता है ना उसमें यूज़ करते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि भाई उसका कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है वो कंस्ट्रक्शन करते टाइम बेंड हो जाए, राइट। 2018 में क्या हुआ था कि हमारा इंडिया, उसने उसका हाईएस्ट स्टील प्रोडक्शन एंड कंज्यूमिंग का रिकॉर्ड बनाया था, जो था सिर्फ 106.5 मिलियन टन्स। भाई तू इसको सिर्फ कह रहा है? हाँ मैं उसको सिर्फ कह रहा हूँ, मिलियन है वो, जानता हूँ मैं वो मिलियन है। बट एक बार यहाँ देखो,
जिस टाइम हमने 106.5 का मिलियन टन्स ऑफ क्रूड स्टील प्रोड्यूस किया था, उसी वक्त चाइना ने 928.3 मिलियंस का स्टील, 28 मतलब ये ना 928.3 टन्स का स्टील उसने प्रोड्यूस किया था एंड कंज्यूम किया था। तो कहाँ स्टैंड करते हैं हम? इसलिए मैंने बोला कि बस इतना सही हम लोग कर पाए एंड यही रिकॉर्ड है हमारा 2018 के अकॉर्डिंग। बट उस टाइम भी इंडिया जो है वो सेकंड रैंक पे था एज अ वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोडक्शन। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन। वैसे हम लोग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्पॉन्ज आयरन के, जो कि रॉ आयरन भी होता है हमारा। अब जो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग स्टील का कैसे होता है, सबसे पहले जो है ना रॉ मटेरियल आता है हमारे प्लांट में, फिर उसके बाद जो है ना ब्लास्ट फर्नेसेस होते हैं, उसके अंदर कुछ प्रोसेसेस होते हैं, उसके अंदर जो हमारी सामग्री है जो आगे जाके मिक्स होगी, जो रेसिपी है उसे हम लोग तैयार करके रखते हैं। जैसे नहीं होता खाना बनाने से पहले प्याज को काट के रखते हैं, धनिया को काट के रखते हैं, तेल गरम करके रखते हैं, जस्ट लाइक दैट आयरन ओर को यहाँ पे मेल्ट कर देते हैं, लाइमस्टोन को फ्लैरिक्सिंग कर देते हैं एंड जो मटेरियल इसके अंदर ऐड करना होता है उसको कर देते हैं। फिर जो स्लैग होता है उससे रिमूव कर देते हैं, इम्प्योरिटीज़ कह सकते हो, एंड जो कोक होता है ना, कोल, उसको बर्न कर देते हैं ताकि जो ओर है वो गर्म हो सके। फिर उसके बाद जो पिग आयरन, पिग यहाँ पे कोई पिग मतलब कोई एनिमल नहीं आ रहा, पिग यहाँ पे जो मोल्ड्स होते हैं ना उन्हें पिग कहते हैं, बिकॉज वो बहुत बड़े बड़े सिलेंड्रिकल शेप्स के होते हैं, बहुत मतलब पिग जैसे मोटे मोटे से होते हैं। जब जैसे हमारा वो सिलेंडर होता है ना कि घर में होम सिलेंडर, उसी टाइप के होते हैं, बट साइज़ में और भी ज़्यादा बड़े एंड मोटे होते हैं, तो इसलिए हम लोग उन्हें पिग मोल्ड्स कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि मोल्टेन जितना भी हमारा मटेरियल है ना उसमें डाल के मिक्स कर देते हैं, मतलब पहले मिक्स करते हैं फिर उसमें डाल देते हैं, फिर उसके बाद जो फॉर्म होता है उसे हम लोग पिग आयरन कहते हैं। ऑब्वियसली बात है ना यार। फिर अगर हम लोग आगे आते हैं तो अब आ जाता है स्टील मेकिंग। इसके अंदर क्या होता है कि जो पिग आयरन है उसको फर्दर प्योरीफाई कर देते हैं, मेल्ट कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं इम्प्योरिटीज़ को, एंड उसके अंदर समटाइम्स मैग्नीज, निकल, क्रोमियम भी ऐड कर देते हैं ताकि वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो सके। फिर उसके बाद शेपिंग आ जाती है मेटल की, जिसके अंदर रोलिंग, प्रेसिंग, कास्टिंग एंड फॉजिंग होती है। फॉजिंग यानी कि वो जो मटेरियल है उसको गर्म करने का एंड फिर हथौड़ी से मारने का हथौड़े से नहीं, पावर हैमर्स होते हैं जो फटाफट आधे घंटे में उसको पूरा मार के ख़त्म कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द जो पब्लिक सेक्टर्स हैं वो अंडरटेक करते हैं उनके मार्केट एज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो सेल है ना, इसी के अंदर जो उनके मार्केट्स हैं वो आते हैं स्टील अथॉरिटी के। 1950s में क्या हुआ कि जो चाइना है वो हमारे इंडिया के जितना ही ऑलमोस्ट कह सकते हो सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील जो है प्रोड्यूस कर रहा था, बट आज चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द स्टील एंड चाइना इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील। समझ सकते हैं, ग्राफ से समझ आ रहा है, कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है कि जो छोटा नागपुर प्लेटू है ना, उस रीजन के अंदर मैक्सिमम कंसंट्रेशन है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का। क्यों? क्योंकि भाई वहीं पे जो है ना इसका प्रोडक्शन भी होता है, इसकी माइनिंग भी वहीं पे होती है, तो इसीलिए सब लोग सोचते हैं ठीक है ना यार, यहीं माइनिंग हो रही, यहीं हमारे इंडस्ट्री लगा देते हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच जाएगा। क्योंकि इसके जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा बुल्की होते हैं। बुल्की का मतलब है कि भारी होते हैं, ठीक है, भारी और बहुत बड़े होते हैं। And these include low cost of iron ore, high grade of raw material in proximity, cheap labor and vast growth of potential in the home market. इसके बाद क्या आ जाता है कि अभी भी ना हम लोग स्टील को प्रोड्यूस करने में एंड कंज्यूम करने में हमारा फुल पोटेंशियल या फिर हमारी पूरी ताकत हमने नहीं झोंकी है। बट क्यों नहीं झोंकी? अगर आप जानते हो कि आपने अभी तक आपकी पूरी पावर को यूज़ नहीं किया तो आपने क्यों नहीं किया? उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पे ना हाई कॉस्ट और लिमिटेड अवेलेबिलिटी है कोल की। उसी वजह से बहुत बार इलेक्ट्रिसिटी पावर कट्स भी हो जाते हैं विलेजेस में एंड स्मॉल एरियाज में, बिकॉज अभी भी हमारी स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन या एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो बाय कोल ही होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर्स, यहाँ के जो लेबर्स हैं यानी कि इंडिया के जो लेबर्स हैं उन्हें कुछ पड़ी ही नहीं है। ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है? चलो आओ हम हमारे जुबा को केसरी कर देते हैं एंड थोड़ी देर बाद काम करते हैं। तो उसी वजह से यहाँ की जो हमारी लेबर है वो इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव है ही नहीं, उसकी वजह से प्रोडक्शन भी, कंज्यूप्शन भी सब कुछ लो होता जा रहा है। एंड एक और ये है कि इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, जैसा मैंने कहा कि हम जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो मोस्टली हम लोग कोल से करते हैं। एज कोल हमारे पास कम है तो एनर्जी भी कम ही होगी, सीधी सी बात है। फिर आ जाते हैं हम लोग एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। एल्यूमिनियम जो है हमारे अर्थ के क्रस्ट के अंदर डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता, ये जो है ये एक दूसरे फॉर्म में होता है जिसको हम लोग बुक्साइट कहते हैं। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, टेंशन मतलब सब बता रहा हूँ मैं, सब कुछ बताऊँगा।
एल्यूमिनियम जो है उसकी स्मेल्टिंग जो है उसमें हम लोग, ये हमारे इंडिया की सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है। ये जो है, क्यों भाई एल्यूमिनियम में क्यों भाई इतना इंपॉर्टेंट? मेटलर्जिकल का मतलब है कि मतलब मेटल्स में ये सेकेंड पोजीशन पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर क्यों? क्योंकि ये लाइट है, रेजिस्टेंट है, इसके अंदर कोरोजन नहीं होता, गुड कंडक्टर है, हीट का, मेलेबल है और स्ट्रांग हो जाता है जब ये दूसरे सब्सटेंसेस का के साथ मिक्स हो जाता है, जस्ट लाइक स्टील, बस स्टील से थोड़ा सा कम, ठीक है। एंड ये ग्राफ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भाई बड़ा ही शर्मनाक ग्राफ है ये। एल्यूमिनियम की स्मेल्टिंग के प्लांट्स कहाँ कहाँ पे? ये लोकेटेड है हमारी कंट्री में, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। देखो अब कहोगे कि भाई इतनी सारी स्टेट्स हैं, वो भी अलग अलग इंडस्ट्री की, इन सबको याद कैसे रखें? मैं एक ट्रिक बताता हूँ। अगर कभी भूल जाओ कि कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे है, तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे इंडस्ट्री, हर एक टाइप की कैटेगरी की इंडस्ट्री है ही है। तो उसमें क्या आता है? सबसे पहले आ जाता है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर एवरी इंडस्ट्री। उसके बाद तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला, वेस्ट बंगाल, गोवा एंड कर्नाटका। ठीक है, मतलब ऐसे अगर सीरियल वाइज चले ना, तो मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सारे स्टेट्स आ जाते हैं। तो इनका मतलब ये बेसिक स्टेट्स है, इन्हें आप याद रख लो, ठीक है। तो बुक्साइट जो है वो एक रॉ मटेरियल होता है यूज्ड इन द स्मेल्टर्स एंड इट इज़ वेरी बुल्की, और ये डार्क रेडिश कलर का रॉक होता है। रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिले, एक एश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल हो और मिनिमम कॉस्ट हो, ये दो प्राइम फैक्टर्स हैं इनकी लोकेशन के लिए। फिर आ जाता है हमारा केमिकल इंडस्ट्री। ये इंडिया का सबसे ज़्यादा ग्रोइंग और डाइवर्सिफाइंग है इंडस्ट्री। क्यों भाई? क्योंकि इसके अंदर दोनों इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज आती हैं। उसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एसिड्स हैं जैसे कि फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है। इन सभी से पहले एक बार ये एल्यूमिनियम कैसे बनता है, मैन्युफैक्चर कैसे होता है, वो देख लेते हैं। इसके अंदर 4 से 6 टन का जो है बुटेक्स आता है, जो कि एल्यूमिनियम का रॉ और होता है, ठीक है। फिर उस बुटेक्स में से 2 टन का जो है एल्यूमिनियम बनता है, एंड उस एल्यूमिनियम से 1 टन का एल्यूमिनियम बनता है, यानी कि द 1/6 ऑफ द रॉ मटेरियल इज फ्रॉम आवर एल्यूमिनियम, ठीक है। तो जो बुक्साइट है उस रॉ मटेरियल को लाया जाता है, बुक्साइट की जो है वो क्वारी से लाया जाता है बुक्साइट, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं बाय रेल या फिर शिप, मतलब कि इनका मतलब कहने का ये मतलब है कि बाय रोडवेज और बाय सीवेज, वाटरवेज। फिर एल्यूमिनिया जो है उसको, इसका जो प्रोसेस है इसको हम लोग एल्यूमिनियम रिफाइनरी कहते हैं। इसके अंदर जो बुक्साइड है उसको क्रश कर देते हैं और जो एल्यूमिनिया है वो डिजल्व आउट हो जाता है। पर किसके अंदर से डिजल्व आउट होता है वो बता दूँ। उसमें जो मटेरियल यूज़ होता है वो बुल्क होता है, जो कि शिप टू द साइट ऑफ स्मेल्टर्स, कैल्शियम नाइट्रेट, पेट्रोलियम कोक फ्रॉम अ रिफाइनरी एंड पिच फ्रॉम अ कॉलरी। तो इसके बाद जो एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स होते हैं उसके अंदर एक प्रोसेस का यूज़ होता है जिसको हम लोग साइरोलाइट कहते हैं, ठीक है। साइरोलाइट उस मटेरियल स्मेल्टर का नाम होता है। मोल्टन मेटल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट, जो मोल्टन मेटल होता है वो एक इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पे होता है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है ना, देखो समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट, साइरोलाइट, समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रहा है। कितना इलेक्ट्रिसिटी? 18,600 किलो वोल्ट पर आवर, इतना इसके यहाँ पे पर आवर, ठीक है। वो भी सिर्फ 1 टन ओर के लिए, सिर्फ ओर, हाँ एल्यूमिनियम नहीं, सिर्फ 1 टन ओर के लिए। फिर इसके बाद जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जो हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं रैदर देन कंज्यूमिंग दैम। उसके अंदर जैसे कि हमारा टूथपेस्ट, सोप, डिटर्जेंट जो नॉर्मल यूजेस में आता है, सोप है, फर्टिलाइजर्स है, सिंथेटिक फाइबर, क्लोथ्स, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, सोडा ऐश, ग्लास एंड फर्टिलाइजर्स, मोस्टली इसके अंदर फर्टिलाइजर्स आते हैं, एंड सीमेंट भी, गायोस्पम भी। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं जिसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे कि वाटर है, जैसे, ठीक है, जैसे गायोस्पम है, लाइमस्टोन है, हमारा वाटर, प्लास्टिक के जो फॉर्मेशन है, इस पे बहुत सारे में इसको हम लोग केमिकल इंडस्ट्री में ये सारा आ जाता है। इसके अंदर जो हम लोग ईट कर सकते हैं वो आ जाता है ऑर्गेनिक में, एंड जो नहीं कर सकते वो इनऑर्गेनिक में। ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर इनऑर्गेनिक होता है बिकॉज ऑर्गेनिक बहुत ही कम होता है। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये बेसिकली कहाँ होती है? गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला, ठीक है, यहाँ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे बेसिकली सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, बट अभी हम लोग केमिकल इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है।
फिर इसके बाद आ जाती है हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ये बताने की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज इसके बारे में सब कुछ जानते हो। सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स में एक चीज़ की ज़रूरत होती है जो कि होता है पोटैश। पोटैश हमारी कंट्री के अंदर किसी भी फॉर्म में नहीं है, इसलिए हमें वो बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है। फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि होता है नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटैश। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज़ में। जानते हो कि जितनी भी इलेक्ट्रिकल एंड टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिकल कहना सही नहीं होगा बिकॉज वो सारी इंडस्ट्री में आजकल हो जाती है, तो टेक्नोलॉजिकल जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारी इस कैटेगरी के अंदर आती है, IT इंडस्ट्रीज़। टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम, टेलीफोन, एक्सचेंज, रेडार, कंप्यूटर एंड मैनी अदर इक्विपमेंट्स। ठीक है, समझ गए। बेंगलुरु जो है उसको हमारी कंट्री का इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल कहते हैं बिकॉज वहाँ पर टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। और कुछ ऐसे मोर इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के सेंटर्स हैं जैसे कि मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर। बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड पुणे, ये भी यहाँ पे भी कुछ इंडस्ट्रीज़ का कंसंट्रेशन है। ये एक केबल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की इमेज है। फिर इसके बाद आ जाता है कि भाई इन जो इंडस्ट्रीज की वजह से पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन के बारे में सब जानते हो यार, उसके बारे में इतना डिटेल में बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, एयर कैसे होता है, सॉइल कैसे होता है। बस इसके अंदर एक सॉइल पॉल्यूशन है जो कि है थर्मल पॉल्यूशन, वो मैं बता देता हूँ। क्या होता है, जैसे कि हमारी आयरन स्टील इंडस्ट्री है, उसके अंदर गर्म जो आयरन हो जाता है उसको ठंडा करने के लिए वाटर का यूज़ करते हैं। वो जो वाटर है ना, जानते हो कि एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती एंड क्रिएट भी नहीं हो सकती, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो क्या होता है कि वो जो उसकी हीट एनर्जी है वो चली जाती है वाटर में। अब वो जो वाटर है ना, उसको कहाँ डाल देते हैं, उसको वाटर बॉडीज़ में डाल देते हैं। तो अब वो वाटर बॉडीज़ जो है ना वो भी हीटअप हो जाती है बिकॉज एनर्जी गई उनके अंदर। तो अब क्या हुआ कि वो एकदम सडन हीट होने की वजह से वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है तो वो बर्बाद हो जाती है, पॉल्यूशन हो जाता है। एंड वो अगर अंदर मर गए तो बस मरने के बाद वो वाटर बॉडी खराब हो जाती है। जस्ट सोचो कि आप एक मछली हो, क्यूट से मछली हो, पानी में तैर रहे हो एंड ऊपर से कोई गर्मा गर्म उबलता हुआ पानी आपके ऊपर डाल दे, कैसा लगेगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोग थर्मल पॉल्यूशन कहते हैं। ये मेजर पॉल्यूशन है। इसके बाद जो वेज हैं ताकि हम इन पॉल्यूशन को कम कर सकें वो ये है कि जिस पानी को हमने डाल दिया उसी पानी को रीयूज़ करना, बिकॉज सिर्फ ठंडा ही तो करना है ना, पानी हो जाएगा थोड़ी देर के बाद ठंडा, पड़ा रहने दो उसको वहीं पे, तो बस उसे वहीं पड़ा रहने देना है। एंड हम उसको जितना बार भी रीयूज़ कर सकते हैं ना उसको हमको करना चाहिए, फिर ही हमें उसको थ्रो आउट करना चाहिए। फिर हमारा यूनिवर्सल जो है वो है हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, रूफटॉप हार्वेस्टिंग, सीधी बात एक बात। फिर इसके बाद कई जगह पे ना वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट्स होते हैं, जैसे कि यमुना का जो था ना हमारा यमुना एक्शन प्लान, उसके अंदर भी मतलब एक प्लांट बनाया था जिसके अंदर गंदा पानी आता है और वो साफ होके चला जाता है। फरियादाबाद में है ये। अभी फरियादाबाद का जो नेम है वो शायद कुछ और कर दिया है। तो फरियादाबाद का जो नेम है उसको चेंज करके बलरामगढ़ कर दिया गया है। ठीक है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 4 साल ही हुए। एंड इसके बाद ये एक और रामानुजन प्लांट है, वही सेम प्लांट जो मैंने बात किया था। ये PDF कमेंट बॉक्स में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह आपको जहाँ से मर्जी हो वहाँ से आप ले लो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो नोट्स थोड़े से भी अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। थैंक यू।